नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ और प्रश्न देखेंगे कक्षा 10 के पार्ट 1 के इतिहास भाग के। पहला एक प्रश्न है कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करने के लिए किन 4 चीज़ों का चुनाव किया था? ऐसे तो चीज़ें तो बहुत सारी थी, लेकिन कौन सी 4 चीज़ें तो हम देख सकते हैं चुनाव करने के आधार क्या थे और किन 4 चीज़ों को उन्होंने प्राथमिकता दी गई थी। इसमें पहले ये है पितृभूमि समाज, दूसरा है नागरिक, तीसरा है नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा और चौथा है फ्रेंच भाषा। यानी कि ला पैट्रिक, जिसे अपन पितृभूमि कहते हैं, यानी पितृभूमि के लिए यानी कि जो पिता की भूमि है वो उस पर किसी सम्राट का, निरंकुशवादी राजा का, रूढ़िवादी लोगों का हस्तक्षेप ना हो, उस पर सीधा सीधा पितृभूमि का हस्तक्षेप हो। दूसरा नागरिक, यानी कि वहाँ जो लो सिटीजन्स, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना नागरिकता हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कानून जो है वो बना सके, प्रत्येक व्यक्ति जो है गणराज्य में अपना हिस्सा प्रदान कर सके, लोकतांत्रिक देश बना सके, स्वतंत्रता ले सके। दूसरा वो था सामूहिक पहचान भावना के रूप में क्रांतिकारियों का। तीसरा था नया फ्रांसीसी झंडा, यानी कि तिरंगा जिसे कहा जाता है, 3 रंगों वाला, ट्राई कलर्स। वो पहले जो राजा हुआ करते थे उन लोगों का तिरंगा था, जिसे उन्होंने हटा करके अपना एक राष्ट्रीय तिरंगा अलग से बनाया। और चौथा जो इसमें दे रखा है फ्रेंच भाषा, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के आधार पर हम माने कि जो भाषा होगी वो भाषा फ्रेंच भाषा होगी, यानी कि आप क्षेत्र के हिसाब से भाषा बोली जाती है उसको प्राथमिकता दी जाए, बाकी फ्रेंच भाषा का भी इसमें महत्व दिया गया। इसके साथ ही हम अब प्रश्न दूसरा देखेंगे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों का उल्लेख किया है। तो 1789 में क्रांति का बहुत बड़ा उत्सव हुआ है, ऐसा कहा जाता है। मैटरनिक का एक कथन भी है कि अगर फ्रांस अगर छिंकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी कि ये कहावत आप सभी जानते हैं, कक्षा 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, कि फ्रांस अगर छिकेगा तो पूरा यूरोप में वो चिंगारी अगर फ्रांस से प्रारंभ हुई तो कहीं ना कहीं वो चिंगारी जो है पूरे यूरोप में फैल जाएगी। तो पहला इसमें ये था कि जो नागरिकत्व के जो सत्ता है, यानी कि जो राजतंत्र है वो सत्ता से निकल करके जो प्रभु सत्ता है जिससे निकल करके वो परिणाम वो किस पर आ जाए, वो फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ जाए। यानी कि जो प्रभु सत्ता, यानी कि प्रभु सत्ता से मतलब कि जो राजतंत्र है वो बहाल हो जाए और उस पर नागरिकों का हस्तक्षेप हो जाए। दूसरा ये था कि उन्होंने घोषणा की थी कि हमारा जो राष्ट्र है उसका गठन जो होगा हम ही लोग करेंगे, यानी राष्ट्र का भाग्य निर्धारित कौन करेगा, उस देश के लोग करेंगे। दूसरा कथन उनका ये था। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर। अपना चलेगा क्वेश्चन तीसरा। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 में किन 4 विशेषताओं का वर्णन है? तो फ्रांस में 1804 में जो नागरिक संहिता नेपोलियन द्वारा लागू की गई थी, नेपोलियन एक इनकी समय के बहुत अच्छे सम्राट रहे हैं। तो पहला तो ये था कि जन्म आधारित विशेष अधिकार को समाप्त किया। जन्म से आधारित, जैसे कोई अमीर घर पे जन्म होता है, किसका गरीब घर पे जन्म होता है, तो उसके आधार पर जो संहिता होती थी, लोगों के साथ जो भेदभाव होता था, अमीर व्यक्ति के घर पे अगर अमीर घर व्यक्ति के घर पे अगर बच्चा जन्म हुआ है या बच्ची जन्म हुई है और गरीब के घर, तो उनके साथ वही अधिकार, यानी कि उनको ख़त्म करना। ठीक है, जन्माधिकार ख़त्म करना। दूसरा था कानून के समक्ष समानता, सभी को जो है कानून के समक्ष समानता हो। दूसरी है संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, यानी संपत्ति का अधिकार जो उसमें सभी का अधिकार होना चाहिए जिसकी संपत्ति होगी। तो आपका दूसरा इसमें है कि शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया, यानी कि शहरों को जो कारीगरों की जो श्रेणी थी उनका जो संघ था उससे आज़ाद करवाना। और तीसरा था इम्पोर्टेंट है, यातायात व संचार व्यवस्था को सुधार करना। और चौथा है जो सामंती व्यवस्था को खत्म किया जाए। सामंती व्यवस्था से मतलब कि हम देखते हैं कि जो कुलीन वर्ग जो थे वो अपने यहाँ लोगों को सामंती व्यवस्था के अधीन रखते थे, वो भी क्या करनी थी, ख़त्म करनी थी। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब 14 क्वेश्चन जो है कि फ्रांस और नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों के प्रारंभिक उत्साह किस शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया? कोई 4 तर्क देना है। तो यानी कि किस प्रकार से ये जो हिस्सा थी ये दुश्मनी में बदल गई थी, ये हम देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, किस प्रकार बदली हम देखते हैं कि फ्रांस और नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र दुश्मनी में बदल गया। तो ये देखते हैं कि स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी थी। यानी कि नेपोलियन जो था उसने एक तो अपनी सेंसरशिप लागू कर दी थी। कौन सी सेंसरशिप लागू करना, मेन आधार ये था। उसके बाद का जो आधार था वो था नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही करों में वृद्धि कर दी थी। जो आपके नेपोलियन साहब थे, इन्होंने सत्ता जैसे संभाली थी तो इन्होंने करों पर वृद्धि कर दी थी। तीसरा था कि इन्होंने यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती की गई थी। यानी नेपोलियन द्वारा शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच भाषा में बोलने के लिए जबरन भर्ती की गई थी, फ्रेंच सेना में भर्ती होने के लिए। और
आखिरी था कि विजित प्रदेशों में जहाँ जीता था उनमें प्रशासनिक सुधार ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए थे। कई जगह तो अच्छे हो गए थे, कई जगह अच्छे नहीं हो पाए थे, इसलिए भी इनका जो है शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गई थी। अगला है उदारवादी, एक प्रश्न है 5वां, फ्रांस ने यूरोप के अन्य देशों के लोगों को राष्ट्रों में गठित होने से किस प्रकार सहायता दी है। जब फ्रांस जो था इसकी क्रांति का समाचार यूरोप के विभिन्न नगरों में पहुंचा तो छात्रों तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य लोग जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। अब जैकोबिन क्लब जानते होंगे, यानी कि जिस प्रकार से जर्मनी जो था उसका एक महासंघ बनाया गया था, उसे जैकोबिन क्लब कहते हैं। तो छोटे छोटे देश आए थे, 39 देशों का एक क्लब, एक संगठन बना था जिसे जैकोबिन नाम दिया गया था। तो इसकी स्थापना की गई थी और उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रांसीसी सेनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया और फ्रांसीसी सेनाओं अपने राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले गई थी। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है। उदारवादी लोग कौन होते हैं? उदारवादी लोग वो होते हैं जो देश में स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं, यानी कि आज़ादी की ओर कदम बढ़ाते हैं, वो लोग उदारवादी लोग कहलाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि उदारवादी लोगों का अभिप्राय था कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के समान सबकी बराबरी होना, यानी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होना और कानून के समान सभी की बराबरी होना, ये बताया गया है इसके अंदर। तथा उदारवादी राष्ट्रवाद निरंकुश शासन का विरोध करते थे और शासकों और पादरियों के विशेष अधिकारों को समाप्ति चाहते थे। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन करते थे। उदारवादी जो होते थे निजी संपत्ति स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। जॉलवेराइन भी देख लेते हैं। जॉलवेराइन क्या है कि 1834 में प्रसा की पहल पर जॉलवेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई थी, यानी कि एक इसके द्वारा शुल्क संघ की स्थापना की गई थी, यानी कि जो कर था वो ज़्यादा देना पड़ता था। एक व्यापारी था जिसको ज़्यादा कर देना पड़ा था, 11 देशों से गुजरा था, तो वो 5% शुल्क बनाया गया था सभी के लिए, जिसके अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने आर्थिक अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 हुआ करती थी। उससे पहले जो 30 थी, इससे आर्थिक दृष्टि जो थी वो समस्त जर्मनी की एक हो गई, यानी कि आर्थिक रूप से जर्मनी जो सही हो गया। ये जैकोबिन क्लब जो है जर्मनी में आया था, आपको याद होना चाहिए, जर्मनी के द्वारा ही आया था। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1815 के पश्चात यूरोप में विकसित नवीन रूढ़िवादी ने के स्वरूप की विवेचना क्या है। तो 1815 के पश्चात यूरोप में विकसित जो रूढ़िवाद था, उसने रूढ़िवाद पर बल देता था कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, तथा साथ ही उसकी मान्यता थी कि आधुनिकीकरण राजतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक था। इसमें यह भी है कि राष्ट्र जो है वो ऐसा बनना चाहिए कि आपका जो राष्ट्र है वो मतलब स्वतंत्र हो। इस प्रकार से इसमें 1815 के बाद पश्चात यूरोप में बताया गया था। आज के लिए बहुत इतना ही है। थैंक यू।